अगर भवानीपुर में कड़ी टक्कर होती है तो संदेश जाएगा कि दीदी कमजोर हो रही हैं, पूरे प्रदेश में संदेश चला जाएगा। इसीलिए बीजेपी ने एक रणनीति के तहत शुवेंदु अधिकारी को फिर से ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। शुवेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ने से अगर दीदी भवानीपुर में फंस गई तो वो पूरे राज्य में प्रचार कम कर पाएंगी। बीजेपी उन्हें उनकी सीट तक सीमित रखना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी के उस चक्रव्यूह की बात करेंगे जिसमें ममता दीदी को उलझाने की पूरी तैयारी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ है दीदी यानी ममता बनर्जी और दूसरी तरफ है दादा, उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शुवेंदु अधिकारी। ये वही शुवेंदु अधिकारी हैं जो 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हरा चुके हैं और बाद में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए भवानीपुर सीट पे उपचुनाव कराना पड़ा, तब जाके वो विधायक बनी और तब जाकर के वो मुख्यमंत्री बन पाई। इस बार बीजेपी ने ममता को उनके गढ़ में ही घेरने की रणनीति पे काम शुरू किया है। इस बार लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं है, यह सिर्फ एक सामान्य चुनाव नहीं है पश्चिम बंगाल का। इस बार यह एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह भी ममता बनर्जी के लिए होने जा रहा है। एक ऐसा राजनीतिक जाल जिससे निकलना आसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को बीजेपी ने करो या मरो की तरह लिया है। तो क्या बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है? क्या भवानीपुर दीदी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान लेने जा रहा है? आइए समझते हैं इस पूरे इलेक्शन गेम प्लान के बारे में। आखिर बीजेपी की पूरी रणनीति किस तरह से सजाई जा रही है, किस तरीके से बिसात बिछाई जा रही है दीदी को हराने की। बीजेपी के आज हम चक्रव्यूह के बारे में बात करेंगे। आखिर ये चक्रव्यूह है क्या? आपको याद होगा महाभारत का चक्रव्यूह, जिसमें घुसना तो आसान था लेकिन निकलना बहुत ही मुश्किल। उसी तरीके से बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दीदी के लिए एक चक्रव्यूह रचा है। बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है। पिछली बार बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंच गई थी, लेकिन इसके बावजूद दीदी ने इतना बड़ा फासला कर लिया था कि बीजेपी उनको हराने में सफल नहीं हुई थी। तो इस बार बीजेपी ने उनको हराने की पूरी प्लानिंग तैयार की है। सबसे बड़ा इस रणनीति का जो सबसे बड़ा बिंदु है वो है ममता दीदी को भवानीपुर सीट में उलझाना। इसीलिए बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से उतार करके सीधा हमला किया है उन पर। यानी दीदी को अब सिर्फ राज्य नहीं बल्कि अपनी सीट भी बचानी पड़ेगी। दोहरी चुनौती दीदी के सामने बीजेपी ने खड़ी की है। हम अब बता रहे हैं कि आखिर भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने चुनाव क्यों लड़ाया। शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी 2 सीटों से चुनाव लड़ा रही है। एक तो उस नंदीग्राम सीट से लड़ा रही है जहां उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, दूसरा ममता बनर्जी जिस सीट से लड़ रही भवानीपुर, वहां से भी शुवेंदु अधिकारी को खड़ा किया है। भवानीपुर यह सिर्फ एक सीट नहीं है, इस सीट से ममता बनर्जी की पूरी राजनीतिक पहचान जुड़ी हुई है। 2011 से ममता इस सीट को अपना गढ़ बनाया। 2011 से जब पहली बार ममता ने लेफ्ट की सरकार को भगा दिया, 2011 में पहली बार ममता बनर्जी की सरकार बनी थी टीएमसी के, तो वो भवानीपुर से जीती थी। 2021 में नंदीग्राम हारने के बाद फिर उन्होंने भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, और फिर उन्होंने राजनीति में फिर से वापसी की, मतलब सत्ता की वापसी की। लेकिन अब यहीं पर बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव चला है। इस बार ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं और सामने वही नेता है जिसने उन्हें 2021 में हराया था। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े हथियार माने जाते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, और उस हथियार को इस बार और प्रमुखता से बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। शुवेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति में ममता को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला नाम है। एक ऐसा नाम जो ममता को राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती देता है और ममता बनर्जी को हरा चुका है। पहले टीएमसी के बड़े नेता थे, फिर बीजेपी में शामिल हुए और 2021 में नंदीग्राम में ममता को हरा करके सबको चौंका दिया। फिर तो पूरा देश शुवेंदु अधिकारी के नाम से परिचित हो गया। अब शुवेंदु अधिकारी के किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब शुवेंदु अधिकारी का नाम लिया जाता तो एक तो लोग कहते हैं कि अच्छा वही जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। भाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी जैसी पार्टी जिस महिला नेता को सत्ता से हटा नहीं पा रही है, उस महिला नेता को मुख्यमंत्री रहते हुए हरा दिया। ठीक है,
समथिंग वोट से ममता बनर्जी हारी थी, कम मार्जिन था, लेकिन बहुत बड़ी बात है ममता बनर्जी को हराना उनकी सीट से। अब बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को दोनों सीटों से लड़ाया है, नंदीग्राम जहां वो पिछली बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, दूसरा भवानीपुर है ही ममता का जो गढ़ है। इसका मतलब है कि बीजेपी डबल अटैक कर रही है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब जो रणनीति है बीजेपी ने बनाई है, उस रणनीति का क्या कुछ फल भी निकलने वाला है, क्योंकि पार्टियां तो चुनाव जीतने के लिए रणनीतियां बनाती ही हैं। पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। आखिर बीजेपी को ममता बनर्जी को घेरने की रणनीति पे काम क्यों करना पड़ रहा है, उनको उनकी सीट पे ही घेरा क्यों जा रहा है। नंबर एक कारण है ममता को डिफेंसिव मोड में रखना, रक्षात्मक मुद्रा में ममता रहे, वो अपना बचाव करती रहे, कमजोर दिखे। अगर दीदी भवानीपुर में फंस गई तो वो पूरे राज्य में प्रचार कम कर पाएंगी। बीजेपी उन्हें उनकी सीट तक सीमित करना चाहती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण मनोवैज्ञानिक दबाव कायम करना। 2021 का हार का दर्द अभी भी ताजा होगा, क्योंकि चुनाव तो आ गया है और सामने वही प्रतिद्वंदी है, घाव तो फिर से ताजा होंगे। आपको अगर चुनाव में कोई हराया होगा आपसे कम वजन का नेता, तो अगर फिर से वो आपके सामने आएगा तो थोड़ा सा तो डर तो लगेगा। तीसरा कारण नैरेटिव बनाना। अगर भवानीपुर में कड़ी टक्कर होती है तो यह संदेश जाएगा कि दीदी कमजोर हो रही है। पूरे राज्य में यह संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है कि दीदी कमजोर हो रही है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जैसे मजबूत नेता को पार्टी ने दीदी के खिलाफ खड़ा किया है, ताकि अगर वहां पे फाइट की स्थिति हो तो पूरे प्रदेश में मैसेज चला जाए कि दीदी हार रही है चुनाव। देखिए, नंदीग्राम की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नंदीग्राम भी कोई सामान्य सीट नहीं है। कमाल की बात है कि यहीं से ममता का उभार शुरू हुआ और यहीं 2021 में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। बीजेपी फिर से नंदीग्राम को एक हाई प्रोफाइल सीट बनाने में जुटी हुई है। आपको याद होगा 2007 का किसान भूमि आंदोलन, ममता ने यहीं से मां माटी मानुष का नारा दिया, जिसने कई दशकों से सत्ता पे काबिज लेफ्ट सरकार को, वामपंथियों को हराकर भगाने में अहम भूमिका निभाई। और 2021 में पहली बार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। ममता बनर्जी इससे पहले टीएमसी की पार्टी की स्थापना से पहले वो कांग्रेस में थी, ये तो दुनिया जानती है। तो ये सिर्फ जो नंदीग्राम की भी सीट है, ये सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अब सवाल उठता है, क्या ममता इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता के सामने बीजेपी ने दोहरी चुनौती पेश कर रखी है। एक तरफ उनको अपना सीट भी बचाना है, दूसरा तरफ अपनी पार्टी को सत्ता भी दिलानी है। ममता के पास एक मजबूत काडर है, दबंग काडर है, जो खून खराबे से भी नहीं चूकता, और उनके पास लगातार राज्य में सत्ता भी है। और बंगाली बनाम बाहरी का जो नैरेटिव है, इसमें भी टीएमसी 20 रहती है। टीएमसी कहती है कि हम तो लोकल पार्टी हैं, बीजेपी वाले तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसमें बाहरी लोग आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं, वो मैनेज करते हैं चुनाव, ये भी सब ठीक है। लेकिन बीजेपी क्या है, बीजेपी बहुत ही आक्रामक मोड में चुनाव लड़ रही है। शुभेंदु एक टीएमसी के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती बन चुके हैं, और इस बार का भी जो चुनाव है वो पूरी तरीके से बाइपोलर इलेक्शन है, आमने सामने की लड़ाई है। कांग्रेस और जो लेफ्ट कुछ थोड़ा बहुत पहले वोट पाते थे, वो भी अब दोनों दलों के बीच में सिमट गया है। उनका भी वोट बैंक खिसक के या तो टीएमसी में चला गया है तो बीजेपी में आ रहा है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ भाजपा और टीएमसी के बीच ही सीमित नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, ये ममता और शुभेंदु की निजी लड़ाई का अखाड़ा भी बन चुका है। अब देखना है कि इस अखाड़े में क्या शुभेंदु एक बार फिर से ममता दीदी को पराजित कर पाते हैं, या क्या दीदी इस चक्रव्यूह को तोड़ करके फिर जीतेंगी? यह बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी की ये जो रणनीति है, ममता दीदी को उनकी ही सीट पर घेर कर रखना ताकि वो क्षेत्र में कम निकल पाए, प्रदेश में कम निकल पाए, अपनी सीट ही जब उनकी फंस जाएगी तो उसी पर ज्यादा जोर लगेगा, क्योंकि ममता दीदी अपनी पार्टी में इकलौती नेता है जो स्टार कैंपेनर हैं, उन्हीं की पूरी पार्टी टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये तो रहा पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाने के पीछे की जो
कहानी है उसको हमने बताया। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल का परिणाम क्या रहने वाला है। धन्यवाद। हम फिर एक दिन मिलेंगे आपसे और इसी विषय पे हम लगातार, जब तक चुनाव चलेगा तब तक लगातार हम नियमित रूप से आपसे मिलते रहेंगे और विश्लेषण विभिन्न मुद्दों पे करते रहेंगे। मेरा यह दावा है कि जो विश्लेषण मैं यहाँ पे आपके सामने पेश करूंगा वो दूसरे चैनल्स पे कम मिलेंगे। नमस्कार।